नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत। प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। प्लेटो ने अपने समस्त चिंतन का जो केंद्रीय विषय रखा है वह आदर्श राज्य को रखा है। यदि हम ये कहें कि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित समस्त सिद्धांतों का संगम स्थल आदर्श राज्य का सिद्धांत है तो गलत नहीं होगा। वास्तव में प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना का स्वप्न देखता है और इसी के निर्माण हेतु वह न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, साम्यवाद सिद्धांत और दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो आइए बढ़ते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लेटो के आदर्श राज्य के अंतर्गत व्यक्ति और राज्य का क्या संबंध था। प्लेटो आदर्श राज्य में के निर्माण में व्यक्ति व राज्य के पारस्परिक संबंध को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। प्लेटो राज्य और व्यक्ति दोनों को ही पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त करता है। प्लेटो कहता है राज्य वृक्षों या चट्टानों से पैदा नहीं होते बल्कि उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होते हैं जो उनमें रहते हैं। राज्य की चेतना व व्यक्ति की चेतना में एक एकता व समानता है। इस कथन से ही स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटो व्यक्ति व राज्य में किसी भी प्रकार के भेद को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति को वह एक सूक्ष्म इकाई और उन्हीं सूक्ष्म इकाइयों से बनी एक विराट इकाई के रूप में राज्य को अभिव्यक्त करता है। प्लेटो आदर्श राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कहता है कि जो आदर्श राज्य है उसका निर्माण 3 चरणों में पूर्ण किया जाता है। इससे पूर्व हम न्याय सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि प्लेटो समाज में के विभिन्न लोगों को 3 गुणों के आधार पर बांटता है। पहला गुण है विवेक, दूसरा साहस एवं तीसरा है इच्छा या तृष्णा। इसी के आधार पर समाज में 3 वर्गों का निर्माण किया जाता है। वे व्यक्ति या वे लोग जिनमें विवेक की प्रधानता है वे दार्शनिक वर्ग, जिनमें उत्साह या साहस की प्रधानता है वे सैनिक वर्ग, और जिनमें इच्छाओं की प्रधानता है वे उत्पादक वर्ग के रूप में कार्य करते हैं। अतः प्लेटो के जो आदर्श राज्य की आधारशिला है वह इन्हीं 3 वर्गों पर टिकी हुई है और प्लेटो इसी के संबंध में न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन भी करता है और कहता है कि इन तीनों ही वर्गों द्वारा अपने अपने कार्यों का संपादन करना एवं एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। इसी के साथ प्लेटो बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य विभाजन व विशिष्टीकरण को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। ये हुआ प्लेटो के आदर्श राज्य सिद्धांत का एक स्तंभ। इसके अलावा जब हम आगे बात करते हैं तो प्लेटो के आदर्श राज्य के जो अन्य स्तंभ हैं उनमें शिक्षा व साम्यवाद सिद्धांत है। आदर्श राज्य के संबंध में प्लेटो शिक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करके किसी भी कार्य को सही रूप में संपन्न करता है। प्लेटो मानता है कि जो शिक्षा है वह राज्य द्वारा दी जानी चाहिए एवं इसमें लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, अर्थात स्त्री व पुरुष दोनों को ही समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को राज्य का उत्तम नागरिक बनाना है। शिक्षा द्वारा योग्य व ज्ञानी शासक अर्थात दार्शनिक राजा का निर्माण किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर साम्यवाद के संबंध में प्लेटो कहता है कि राज्य में उन बाह्य परिस्थितियों को मूल से नष्ट कर देना चाहिए जो कहीं ना कहीं मानव समाज के नैतिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। साम्यवाद सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटो जो संरक्षक वर्ग है अर्थात जो दार्शनिक राजा
एवं सैनिक वर्ग है उनके लिए व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार का निषेध करता है। अर्थात इन दोनों ही वर्गों द्वारा किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि संरक्षक वर्ग अर्थात सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग के पास किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि होगी तो वह उन्हें पथभ्रष्ट कर सकती है। ऐसे में भोजन, वस्त्र और निवास का प्रबंध संरक्षक वर्ग के लिए सामूहिक रूप से किया जाएगा। व्यक्तिगत संपत्ति एवं पारिवारिक जीवन का जो उपभोग है वह मात्र उत्पादक वर्ग के द्वारा ही किया जा सकता है। अतः प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसका प्रथम स्तंभ है न्याय सिद्धांत, द्वितीय शिक्षा सिद्धांत, तृतीय साम्यवाद का सिद्धांत। अब हम बढ़ते हैं चतुर्थ स्तंभ की ओर है जो है दार्शनिक राजा का सिद्धांत। प्लेटो जो है वो अपने आदर्श राज्य का संचालन दार्शनिक वर्ग को सौंपता है। दार्शनिक वर्ग जो है वे साम्यवाद के सिद्धांत का पालन करते हुए अर्थात व्यक्तिगत संपत्ति व परिवार से दूर रहते हुए शासन का संचालन करेंगे। जिस प्रकार एक श्रेष्ठ मल्लाह जो होता है वो किसी भी परिस्थिति में नाव को या जहाज को उत्तम नेतृत्व प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार दार्शनिक जो राजा होगा वह भी राज्य को इसी प्रकार से नेतृत्व प्रदान करेगा। इस प्रकार हमने देखा कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य के 4 स्तंभ बताता है। वे न्याय सिद्धांत के रूप में शिक्षा सिद्धांत, साम्यवाद सिद्धांत और दार्शनिक राजा के सिद्धांत में निरूपित किए जा सकते हैं। लेकिन प्लेटो का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है उसकी कई आधारों पर आलोचना भी की जाती है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण आलोचना जो की जाती है वो ये है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो पूर्णतया काल्पनिक है, जिसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है, जिसका व्यवहारिक धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त प्लेटो के आदर्श राज्य की जो आलोचना की जाती है उसमें ये कहा जाता है कि प्लेटो कहीं ना कहीं आदर्श राज्य के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्णतया निषेध कर देता है और एक सर्वाधिकारवादी राज्य का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अतिरिक्त प्लेटो आदर्श राज्य के अंतर्गत उत्पादक वर्ग को दोनों अन्य वर्गों अर्थात दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग की तुलना में अत्यधिक निम्न स्थान प्रदान करता है और इसके साथ ही लोगों का वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत संक्रमण अर्थात कोई व्यक्ति उत्पादक वर्ग से सैनिक वर्ग या सैनिक वर्ग से दार्शनिक वर्ग की ओर संक्रमण कर सकता है। इस संबंध में प्लेटो का जो आदर्श राज्य सिद्धांत है वह सर्वथा मौन है। इसके अतिरिक्त प्लेटो अपने शासक वर्ग पर किसी भी प्रकार के नियंत्रण की व्यवस्था नहीं करता है। तो ऐसे में बारकर की ये उक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है कि प्लेटो का आदर्श राज्य प्रबुद्ध निरंकुशतावाद है, अर्थात प्लेटो ये मानकर चलता है कि दार्शनिक राजा कभी गलत नहीं हो सकता, जो कि सही नहीं है। प्लेटो अपने राज्य में कानून की भी उपेक्षा करता है, अर्थात कानून के लिए प्लेटो के आदर्श राज्य सिद्धांत में कोई भी स्थान नहीं है। प्लेटो न्याय सिद्धांत का आधार जो है वो कार्यात्मक विशेषीकरण या कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत को मानता है। लेकिन यदि देखा जाए तो मानवीय व्यक्तित्व का कोई भी एक विशेष पक्ष विकसित होता है, दूसरा नहीं होता और कहीं ना कहीं एक ही वर्ग तक लोगों को सीमित रखना या जनता को सीमित रखने से कहीं ना कहीं उनके मानवीय विकास को प्लेटो उपेक्षित कर देता है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य की जिस समानता की बात करता है वास्तव में वह समानता नहीं होती है। इसी समानता को मानते हुए प्लेटो मानव प्रकृति के 3 रूप बता देता है, विवेक, उत्साह और इच्छा, और इसी आधार पर वह सामाजिक समुदाय का विकास करना चाहता है। तो इससे बड़ी असमानता और कोई नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त प्लेटो अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत कानून, सरकारी दंड आदि के बारे में पूर्णतया मौन रहता है।
जबकि इन विभिन्न व्यवस्थाओं के अभाव में किसी भी राज्य का शासन नहीं चलाया जा सकता। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्लेटो का आदर्श राज्य सिद्धांत क्या है, उनकी किन किन आधारों पर आलोचनाएं की जाती हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य था वो वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित था। प्लेटो के आदर्श राज्य की जो संकल्पना है वो तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में की गई, अतः उसका जो विश्लेषण है वह भी उन्हीं परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।